अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 29 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, क्या चल रहा सी? रेलेवेंट कॉस्टिंग क्विक रिवीजन। सबसे पहले एफओएच, वेरिएबल एफओएच हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल। फिक्स्ड एफओएच ओनली इंक्रीमेंटल इफ एडिशनल। एग्जिस्टिंग, एब्जॉर्ब्ड, एलोकेटेड ये कभी भी रेलेवेंट नहीं होते। फिर आ गया नॉन करंट एसिड, कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग एसिड यूज कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, यानी रेंटल या फॉल इन मार्केट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। और अगर रेंट पर लिया आपने, नया एसिड नहीं खरीदा, रेंट पर लिया, रेंट एक्सपेंस उसका रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर न्यू एसिड खरीदा है तो अगर सवाल में उसकी लाइफ गिवन है तो डेप्रीसिएशन नए एसिड की, और अगर मार्केट वैल्यू का चेंज है तो फॉल इन मार्केट। डन। मटेरियल स्टार्ट हुआ। मटेरियल आपको चाहिए, अगर वो रिक्वायर्ड मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना है आप खुद प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस करें उसको। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट में शामिल होगी। आप खुद नहीं बनाते, वो मटेरियल आपने बाहर से खरीदना है, तो पहला केस वो स्टॉक में नहीं है, जाएं खरीदें। परचेज कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट, जो करंट परचेज प्राइस होगी। और अगर आप वो बाहर से खरीदते हैं और वो स्टॉक में है लेकिन रेगुलर यूज में है, तब भी बाहर से जाएं खरीदें, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज प्राइस। तीसरा केस, वो स्टॉक में मौजूद है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो फिर आगे 4 सिनेरियोज बने थे। नंबर 1, उसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो यूज करें, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। अगर स्क्रैप वैल्यू के तौर पे, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है तो नेट स्क्रैप वैल्यू विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। वैल्यू क्या होनी थी, यूज क्या होना था, उल्टा डिस्पोजल पे खर्चा करना पड़ रहा था, तो यूज करेंगे और फायदा उठाएंगे डिस्पोजल कॉस्ट की सेविंग का। रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है, डिस्पोजल कॉस्ट जो बच गई। और चौथा और आखिरी केस, इसका अल्टरनेट यूज है, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, तो हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू या वैल्यू सेव्ड बाय यूजिंग एज अल्टरनेट टू अनदर मटेरियल। अब उसमें मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी आ जाती थी, कोई मसला। फिर कल हमने नया काम किया, लेबर के अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनी थी। नंबर 1, हम फिक्स्ड मंथली या एनुअल या क्वार्टरली सैलरीज दे रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वही वाला रूल है, एग्जिस्टिंग फिक्स सैलरी है तो इररेलेवेंट, और अगर एडिशनल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट आई है तो रेलेवेंट। दूसरा सिनेरियो क्या था, हम पीस रेट सिस्टम से पे करते हैं, पर यूनिट के हिसाब से पे करते हैं अपने लेबर को, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट आपने उनको पे की। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा केस जो मेन केस था, हम लेबर को आर्ली वेजेस पे करते हैं। अब इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनी थी, लेबर हैज स्पेयर टाइम, लेबर हैज नो स्पेयर टाइम। लेबर के पास स्पेयर टाइम होने की वजह मैंने आपको बताया था, कोई ना कोई कमिटेड वेजेस होती हैं, तभी उनके पास वो टाइम होता है कि यहाँ बैठे भी हैं और वेले भी हैं, वरना कौन बैठता है, ठीक है जी, तो जाके काम करें। तो लेबर हैज़ स्पेयर टाइम में हमने कहा था, अगर फुल वेज रेट कमिटेड है तो भाई काम करा लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मटीरियल फारिग पड़ा था तो यूज़ कर लिया, रेलेवेंट कॉस्ट निल थी। और अगर आपके वेजेस, लेबर के पास स्पेयर टाइम है लेकिन फुल वेज रेट नहीं कमिट किया बल्कि रिड्यूस्ड वेज रेट कमिट किया, तो कमिटेड कॉस्ट तो इररेलेवेंट है, जो नॉन कमिटेड पोर्शन होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट। तीसरा केस क्या था, आपकी वेजेस, आपकी लेबर जो है वो उसका स्पेयर टाइम उसके पास है, फुल वेज रेट कमिटेड है, लेकिन वो किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, डस्टिंग वाली मिसाल, तो आप उससे अपना काम करवाएंगे, रेलेवेंट कॉस्ट उसकी वेजेस नहीं होंगी, बल्कि जिस जगह पे वो काम कर रही थी लेबर, वहाँ से हटाएंगे, तो उस जगह को पुर करने के लिए जो अदर लेबर की कॉस्ट है वो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। फिर दूसरा केस बना था, लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है, स्पेयर टाइम नहीं है तो बाहर से जाओ, नई लेबर हायर करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायरिंग कॉस्ट। बाहर से लेबर नहीं मिल रही, इन्हीं को मना लो, ओवर टाइम करवा लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। और तीसरा केस, ना तो स्पेयर टाइम है ना ओवर टाइम काम करना चाहते हैं, तो फिर जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उससे हटा लो,
इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट थी कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। अब कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी पर लेबर आर है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस को भी पर लेबर आर में कन्वर्ट किया था, ये हमने कल पढ़ा। रेलेवेंट कॉस्टिंग तो हो गया खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, इनमें से किसी में मसला है पहले वो कर लेते हैं, फिर 14वां सवाल था गालिबन टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर का, 12वां जो आखिरी था कोई भी, ठीक है, वो सवाल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक प्रॉपर सवाल इसका रेलेवेंट कॉस्टिंग का 25वां सवाल 24 के बाद जो मेन बड़ा सवाल जैसे होता है परिचय में वो करके फिर छुट्टी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बताइए जी, 15 से काम शुरू हुआ था, कोई मसला मसाइल को परेशानी है तो बताएं। पहले भाई तरतीब से चलें, 20 वालों से पहले किसी में किसी को मसला हुआ तो कौन जिम्मेदार है, 20 में चलें जी। 15वें में कोई मसला, 16वें में, 17वें में, कितने बच्चों ने ये सवाल किए हैं पता तो लगे, 9 2 3 करके वही 9 करी जा रहे हैं तो बाकी सारे ओके, कोई मसला नहीं आया वाकई, माय गॉड 18वां भी हो गया था, कमाल। अच्छा 19 पैरामाउंट ओके था, चले 20वें में मसला आया, कह रहे हैं 20वें मसला आया। Niazi Limited is pricing an order that requires 20 hours of skilled labor and 50 hours of semi skilled labor। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे 20 घंटे स्किल्ड लेबर के चाहिए और 50 सेमी। ये सही है ना, पहले आप कर रहे हो सवाल, इससे फ़ायदा होता है ना, मैं करा दूँ सारे समझ आ जाएंगे, लेकिन आप करके आते हैं जो मसले वाला है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। मेरी तो डबल एफर्ट लग रही होती है फिर, मतलब एक बार सारा कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ, फिर वो सवाल भी आप करने हैं, उसमें से भी मसला है तो पूछना पड़ता, यही सीधे सवाल करा देता, लेकिन उससे फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आप वो दिमाग में सीखा हुआ जो पढ़ा होता है उसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 स्किल्ड और 50 सेमी स्किल्ड आवर्स चाहिए। 4 एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास हैं जिनको हम 15 रुपये पर आवर पे कर रहे हैं विद अ मिनिमम वीकली वेज ऑफ, ये मिनिमम वीकली वेज का मतलब है गारंटीड है 450 वीक का, मतलब 450 रुपये अगर आप वीकली दे रहे हैं और पर आवर इनको पे कितना कर रहे हैं 15 रुपये, तो इसका मतलब वीकली कितने आवर्स हैं, ये 30 लेबर आवर्स तो ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं, इतने आवर्स वीकली वेज है 15 आवर्स विद मिनिमम वीकली, ये एक बंदे की होगी, क्या ख्याल है, ठीक है। ईच ऑफ देम इज करंटली वर्किंग 24 आवर्स आ वीक, इसका मतलब ईच के पास 6 आवर्स फारिग हैं, ऐसा ही है, तो 6 या 4 एग्जिस्टिंग इसके 4 हैं, ठीक है, तो 6 चौकी 24 घंटे तो हमें ये मिल गए, हमें चाहिए कितने ले, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई, नील। क्यों नील हो गई, हमें चाहिए 20 घंटे और लेबर के पास ऑलरेडी 24 घंटे 30 घंटे का हफ्ता पे कर रहे हैं, हफ्ते के 30 घंटे उनको पे कर रहे हैं और करंटली वो उसमें से सिर्फ 24 घंटे काम कर रहे हैं पूरे हफ्ते में, तो 6 घंटे काम नहीं कर रहे, आइडल टाइम है जिसका कमिट किया हुआ है हमने टोटल फुल वेज रेट, तो अब ये 6 घंटे एक लेबर के पास है, तो 4 बंदे हैं तो टोटल 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इस स्किल्ड वाली लेबर के 24 घंटों में से 20 घंटे अपने कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाएंगे, कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट उनको हमने पे नहीं कर रहे, तो रेलेवेंट कॉस्ट इन 20 स्किल्ड आवर्स की क्या हो गई, नील। ठीक हो गया, साथ साथ करते जाएं, क्या ख्याल है। तो यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ मैं आपको, टोटल, ये टोटल है, टोटल स्किल्ड, टोटल स्पेयर लेबर आवर्स कितने हैं जी, बोले 450, ऊपर वाले मिटा देता हूँ ना, 450 रुपीज़ ये टोटल है या एक का है, मुझे ये समझ नहीं आई अभी, ज़रा दोबारा पढ़ते हैं, ठहर जाए, ₹450 डिवाइडेड बाय ₹15 आपने बोला है,
तो क्या बना ₹15 पर लेबर आवर, क्या बना जी 30 लेबर आवर्स। ठीक है जी। अब ठीक है पर वर्कर है तो पर वर्कर, अगर आप कहते हैं तो ऐसे सही। अब देखो जी हमारे इन 20 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर हम निकाल रहे हैं और उसमें जो स्किल्ड लेबर है उस स्किल्ड लेबर के हमें चाहिए 20 लेबर आवर्स, और चूंकि हमारे पास करंटली वो वर्क कर रहे हैं, टोटल स्पेयर लेबर आवर्स निकालने हैं ना, तो ये कर लो -6 × 4। अब टोटल स्पेयर लेबर आवर्स निकल आए कितने जी 24। ठीक है। अब 24 लेबर आवर्स हमारे पास क्या हैं स्पेयर, 30 नहीं समझ आई, रुक जाओ टोटल भाई की शक्ल बन गई, रुक जाओ टोटल स्पेयर आवर्स कितने, टोटल लेबर आवर्स, टोटल वीकली आवर्स कितने हैं, मैं डायरेक्ट असल में वो एक ही लाइन में कर रहा था, कोई नहीं, टोटल वीकली आवर्स कितने हैं, जो जिनके पैसे दे रहे हैं उनको पेड, ये पेड, इसमें टोटल वीकली आवर्स वर्कड, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं ये, अब एक बंदा 24 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, ये भी पर वर्कर, ऊपर वाला भी पर वर्कर है, कितना जी, तो एक के पास कितना स्पेयर टाइम है। अब मैं कह रहा हूं जी टोटल कितने लेबर हैं, 4 एग्जिस्टिंग लेबर हैं 4, तो फिर अब 24 अवेलेबल हैं वेले आवर्स, उसमें से 20 काम करवा लो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, मैंने वर्किंग नहीं की, वहाँ पे सोल्यूशन में हुई है प्रॉपर, तो इसका क्या आंसर आ गया जी, रेलेवेंट कॉस्ट स्किल्ड लेबर की क्या बन गई जी नील। उसके बाद इनको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए, तो सेमी स्किल्ड लेबर कितने आवर्स चाहिए, 50 लेबर आवर्स इसके चाहिए। अब इसके बारे में क्या कहते हैं जी, द सेमी स्किल्ड वर्क फोर्स इज करंटली फुली यूटिलाइज्ड, अच्छा दे ईच पेड 10 पर आवर विद ओवर टाइम एट टाइम एंड हाफ, एडिशनल सेमी स्किल्ड वर्कर्स में बी हायर्ड फॉर, अब यहाँ पे आगे 2 ऑप्शंस, ठीक है, आपको सेमी स्किल्ड के लिए कौन सा रेट लेना चाहिए, आपने कहा जी चेक करते हैं, एक छोटी सी वर्किंग और की, आपने कहा अगर इफ वर्कड, इफ करंट लेबर, करंट सेमी स्किल्ड वर्क ओवर टाइम, तो क्या है जी पर आवर कर लो, टोटल भी कर सकते हो, तो पर आवर क्या रेट पड़ेगा, 10 रुपये इनको देते हैं, लेकिन टाइम एंड हाफ ये 15 रुपये पर आवर के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर हम हायर कर लें इसको, इफ सेमी स्किल्ड लेबर इज हायर्ड फ्रॉम मार्केट, तो वही हमें कितने में मिल जाएगा, तो क्या ख्याल है फिर अपने वालों से ओवर टाइम करवाएं या हायर करके 12 रुपये कर लें, 2 खर्चों में लोअर को मुंतखब किया करते हैं हम, तो ये आ गया जनाब 12, क्या आ गया जी 600, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बन गई जी 600। कोई क्वेश्चन, चलें आगे, देखो ना ऑप्शन आ गए ना 2, इनको टाइम एंड हाफ पे 15 रुपये पे कर देंगे 10 रुपये वालों को, या एडिशनल को 12 रुपये में हायर कर लेंगे। जब 2 ऑप्शन मौजूद हैं तो हम बाहर से सस्ती लेबर ले आएंगे, इनको क्यों ओवर टाइम दें, नखरा कर रहे हैं तो करते रहें, घर जाएं, ठीक है, अच्छा जी, ओके है, सोल्यूशन तो मौजूद होगा इसका, ओके है, ये समझ आ गई है, चलें आगे 21, 22 तो पहले ही कर लिया था हमने, 23 भी कर लिया था, 24 भी, सुभान अल्लाह। लें जी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स तो हो गए पूरे। अब मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है जो मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज हों वो सामने हों, और उम्मीद बड़ी है इसमें से बाहर नहीं जाएगी कोई चीज़, लेकिन इन केस यहाँ से बाहर चला भी जाता है कोई एक
पॉइंट, कोई एक एडजस्टमेंट, तो उसका हल है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, बस अब इससे ज़्यादा ना बिठाना, ये बैग इधर कर लो, थोड़ा उस तरफ बैठ जाओ, तो वो बोर्ड फिर उस तरफ से चला जाता जी। डेफिनेशन क्या थी, फ्यूचर का खर्चा हो, कैश में पे होना हो और ड्यू टू डिसीजन हो। तो जब कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, रेलेवेंट कॉस्ट की जो डेफिनेशन है, बेसिक जो बुनियाद है, उसके ऊपर आप चलें, तब भी आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स हमने इसी डेफिनेशन से ही तो निकाले, सारे के सारे रूल्स इसी डेफिनेशन से ही निकले थे, एक डेफिनेशन थी जो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 25वां सवाल तो हमने करना ही है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक उधार जो है वो चुकाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन अच्छा कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, इस सवाल को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? क्यों जी? अच्छा क्यों नहीं किया जी? वैसे मैं नहीं करवा रहा, चाहे भागे से। क्या नहीं हुआ था इज नॉट द आंसर। ट्राई किया था, मैंने ये बोला कि बच्चे किस किस ने ट्राई किया है। मैंने कब कहा कि सही करके आना है? मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा सवाल सही करके आओ घर से, मैंने कहा ट्राई करके आओ। किस किस ने ट्राई किया था? फिर भी कोई हाल नहीं। क्यों जी, क्यों? दिल तोड़ दिया आप लोगों ने। मैं तो बड़ा अपनी तरफ से वो प्लान करके आया हुआ था कि ये करेंगे सवाल, वो करेंगे, कहेंगे ये हुआ था हमारे साथ, वो हुआ था। पढ़े इस सवाल को सारे, मैं क्या करे अब, उस्ताद क्या करे? जैसे अम्मा अब्बा बेचारे मजबूर हो जाते हैं तुम लोगों के सामने, रूहानी अब्बा भी मजबूर हो रहा है, और क्या। मैं माजरत के साथ, लेकिन ये कोई एटीट्यूड नहीं है पास होने वालों का। सवाल था, मैंने कहा था अच्छा सवाल है, ट्राई करो, अपने ऊपर लागू करो इसको, कि पर्चे में तैयारी इतनी करके जाओ और पर्चे में सवाल ऐसा आ जाता होता है कभी कभी, पूरे पर्चे में इक्का दुक्का सवाल ऐसा होता है, बाकी सारा सवाल सही आते होंगे, पर्चे सारा सही आता होगा, लेकिन एक दो सवाल बरकत के लिए ऐसे होंगे कि जो एक लेवल आगे गए खड़े होंगे, तो उसमें कैसे फाइट करना है, ये मौका आपने गंवा दिया। पढ़ें, अब सवाल तो कराना ही है मैंने। एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा था, ये एक नई सीढ़ी थी लर्निंग की, या विन होगा या लर्न होगा, आपने ये किया ही नहीं, ना विन हुआ ना लर्न हुआ। जल्दी पढ़े सवाल। क्या क्या हुआ? मैंने भेजी नहीं है? मैंने भेजी थी ना, हाथ खड़ा करें, बताएं किस किस को पता लगा। यार ये लिंक क्यों नहीं भेजते हैं भाई? अब तुम अब इसको इंश्योर किया करो, जाओ अभी जाके हमजा को कहो कि कल लिंक क्यों नहीं भेजा, अगर लेक्चर बन के गया था टेस्ट का, जो मैंने टेस्ट डिस्कशन पार्ट बी बनवाई थी। नहीं, मैंने जो पूरा मैसेज को कि सर मैं कह रहे मेरा मैसेज तो पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ उसको सर कह रहे थे मेरे सामने खोलो अपना व्हाट्सएप और मेरा मैसेज पढ़ के ज़रा उसको ऊंचा सुनाना है तुमने। मुझे पता था अपने पांड्या का, मैंने कहा था लिंक भी उनको व्हाट्सएप पे भेज दें। अच्छा मेरे बच्चों, एक क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह आखिर में जाके, जब आखिर हो जाएगी ना आप लोगों की, उस आखिर में जाके ना जी एक क्लास होगी जिसका नाम हम रखेंगे, लब जाए, रिवीजन क्लास, सुपर ओवर।
वो मुझे लब नहीं रही, ठहरे उससे पीछे जाते हैं कहीं, लब भी जाए अल्लाह करे। अच्छा उस वक्त ये कैफ 3 होता था। उस क्लास के अंदर जो सबसे पहली बात मैं करूंगा ना, वो आपके साथ करूंगा कॉमन इश्यूज जो आपको पूरा एमए पढ़ते हुए आए होंगे। ठीक है जी, वो कॉमन इश्यूज यहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अभी तक भी आपके सामने ये मामला आता रहा है। हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर किया था, उसके अंदर मैंने कहा था सेल रेवेन्यू निकालना हो, सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हो तो उनके लिए सेल यूनिट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। अगर कभी प्रोडक्शन यूनिट सवाल में गायब कर दे और ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे दे, सेल दे दे, तो प्रोडक्शन निकाल सकते हो? क्या प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले बगैर सवाल हो सकता था? अगली बात सुनो, अगर प्रोडक्शन यूनिट्स ना हो तो सबसे पहला काम ही सवाल में ये करना होता है। जैसे अब आप टारगेट कॉस्टिंग में आए या रेलेवेंट कॉस्टिंग में आ चुके हैं, तो यहां पर आपको पता है भाई कॉन्ट्रैक्ट आया है, इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो वो यूनिट्स बनाने की ही कॉस्ट ले रहे होते हो ना, ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अब इस सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ था कि हमने यूनिट्स बनाने हैं 1,90,000, लेकिन कुछ यूनिट्स जो हैं वो रिजेक्ट भी होते हैं। तो मतलब गुड यूनिट्स 1,90 होने हैं जो बिकने हैं। तो अगर हम बेच सकते हैं 1,90 और हम बनाए ही 1,90 और उसमें से 8-10 हज़ार रिजेक्ट हो जाएं, तो फिर हमने तो अपनी कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं की। डिमांड मौजूद थी, हमने तो अपना रेवेन्यू लूज कर दिया। तो हमें गुड 190 यूनिट्स चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब अगर कभी फिनिश गुड्स रिजेक्शन आ जाए, रिजेक्टेड फिनिश गुड्स आ रही हो, यानी कि जैसे आपने मटेरियल और लेबर में लॉस परसेंटेज देखी थी ना, बिल्कुल वही तरतीब के ऊपर कैलकुलेशन करके आपने प्रोडक्शन यूनिट्स सही वाले निकालने और रिजेक्टेड यूनिट्स अलग करने होते हैं। यानी आपको बनाने पड़ेंगे लेट्स से 1.5 लाख यूनिट्स और फिर जाके कहीं 1,40,000 यूनिट सही निकलेंगे। तो अगर आपने बाजार में बेचने हैं 1,40,000 या आपको कॉन्ट्रैक्ट आया 1,40,000 यूनिट्स का और आपका 10,000 यूनिट रिजेक्ट हो जाना है, तो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनपुट कितने यूनिट्स को करना होगा? 1,50,000 को, ताकि 10,000 बीच में से निकल भी जाएं, रिजेक्ट भी हो जाएं एंड पे आके, तो फिर 1,40,000 हमारे पास फिर भी हो। तो अगर कभी सवाल के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन ना हो तो सबसे पहला काम वही करना होता है। अब प्रोडक्शन यूनिट सवाल में मिसिंग हो तो वो निकलते कैसे हैं? एक हमने ये पढ़ लिया था, इस फिनिश गुड इन्वेंट्री इज गिवन, तो ओपनिंग, प्रोडक्शन, क्लोजिंग, सेल। अब इसमें प्रोडक्शन मिस कर दे तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं रीअरेंज करके इसको, बोलो ये किया था। एक और तरीका जिससे प्रोडक्शन यूनिट्स निकल सकते हैं वो क्या है? इफ रिजेक्शन रेट इज गिवन। ये मैंने आपको आखिरी लेक्चर ओपन करके दिखाया है, क्योंकि आखिरी लेक्चर में ये और इस जैसे और बहुत सारे कॉमन इश्यूज एक जगह इकट्ठे किए गए, रिवीजन करा रहा होता हूं। तो उसमें सबसे पहली बात ही यही है, क्योंकि ये आपके एमए के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, एक आप देख चुके थे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स से प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना, और एक आप ये आज देख रहे हैं, और एक रहता है जो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आए तो प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकलते हैं, वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की वर्किंग होती है। ये अभी बहुत दूर है, ये ईदों बाद इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके सामने थी, ये कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है। आपको जो लॉसेस पढ़ाए थे बस वहां पे मटेरियल लेबर था, उसी के अंदर फिट कर दें आप अपनी फिनिश गुड्स की। तो गुड यूनिट जो रिक्वायर्ड हैं इसको आउटपुट कहते हैं। लॉस परसेंटेज या रिजेक्शन परसेंटेज गिवन होगी और टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स रिक्वायर्ड जो कि इनपुट करने हैं वो निकालने पड़ते हैं नॉर्मली। क्योंकि मेरी बात सुने, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी होंगी तो आपको सारे यूनिट्स पता होने चाहिए ना जिनको आपने इनपुट करना है। और फिर इस सवाल के अंदर तो जैसे एंड पे जाके उसने बताना है कि जी ये तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है, सारी कॉस्ट लग चुकी होगी, कुछ थोड़े से वो उस क्वालिटी के नहीं निकलते होंगे, ये नॉर्मल लॉस हो जाता होगा, यही लिखा हुआ था वहां पे। अब सवाल के अंदर उसने ये यूनिट्स बताए हुए, ये परसेंटेज बताई हुई है, और तो सबसे पहला काम ये यूनिट्स निकालेंगे तभी आगे चल सकते हैं ना। तभी हम बताएंगे प्रोडक्शन करनी है अगर इतने यूनिट्स की तो मटेरियल इतना लगना है, लेबर इतनी लगनी है, ओवरहेड इतने लगने हैं। स्टेप 1 ये था। ठीक है, एक एग्जांपल छोटी सी यहाँ पे गिवन है। हमारी डिमांड है 1 लाख यूनिट्स की जिसको हम बेच सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन रेट क्या है? 4%। अब ये डिमांड का मतलब क्या है?
इनपुट या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? होश के नेज लो इनपुट वालों, ये आउटपुट है। डिमांड मतलब इतने हमने बनाने हैं गुड यूनिट जो बेचने हैं, और 4% क्या हो रहा है? अच्छा, अब ये चुप है तो ये ऑफ इनपुट मैंने, अच्छा ये इनपुट आउटपुट वही वाली इक्वेशन रखी है, ठीक है ना, सही है। खामोश हो तो किसके साथ जोड़ते हैं? इनपुट। रिक्वायर्ड क्या है? प्रोडक्शन करें कितने यूनिट्स की कि इतने % लॉस होके ये डिमांड पूरी कर पाए, तो उसके लिए हमने अपनी वही इक्वेशन ओपन कर ली। इनपुट एक्स है, नहीं पता, इनपुट नहीं पता, और रिजेक्शन परसेंटेज है 4% ऑफ इनपुट, और हमें चाहिए कितने? 1,00,000 यूनिट्स सही वाले। तो फिर इनपुट कितने करने पड़ेंगे? 104, 167। कैसे? वही काम, ये 0.04 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ये बन जाएगा 0.96। 1,00,000 से 0.96 डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 1,04,167 यूनिट्स को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, तो 4,167 एंड पे रिजेक्ट होकर भी हमारा 1,00,000 बन जाएगा। तो प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी? ठीक है, अब बात वहीं पे कि आपको आउटपुट सवाल में दे दे, परसेंटेज को इनपुट के साथ जोड़ दे, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये काम आपने करना था अकल को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैंने तो ये आज से पहले नहीं बताया हुआ था, ठीक है ना। तो बस ये जिन्होंने नहीं किया वहां पे खपते रहे, अब उनको तो अच्छा सबक मिल गया, और जिन्होंने बस ऐसे सुना और ले लिया, तो फिर अगली बार परिचय में कुछ ऐसी चीज आएगी तो क्या करेंगे? आई डोंट नो क्या करेंगे। ठीक है जी, तो इसकी पिक्चर ले लें। वैसे ही एंड वाली क्लास में इंशाल्लाह तीसरा, अब 2 हो गए प्रोडक्शन यूनिट निकालने के 2 तरीके हमने सीख लिए, अब तकरीबन 30वें लेक्चर के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे ही हम कुछ 60वें लेक्चर के 60वें 70वें लेक्चर के आसपास होंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा। 60वें 70वें ठहर जाए, हाँ तकरीबन 60 प्लस पे चल रहे होंगे जब प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा होगा हमारा, ठीक है। तो उस वक्त फिर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सिखाया जाएगा, वो तीसरा तरीका है प्रोडक्शन यूनिट निकालने का। बस ये 3 ही है जो आपको पूरे एमए में नजर आएंगे, ठीक है, सही है। ये आ जाओ जी, सवाल पढ़ते हैं। डिटरमिन कॉस्ट गैप इफ HG वांट्स टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम स्टार। तो कॉस्ट गैप निकालना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट उसने फिगर में दे दिया 25 मिलियन का, ठीक है। कुछ स्टार कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करने जा रहे हैं शायद, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में। अब HG प्रोड्यूसेस 3 सिमिलर प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। देखो बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज किया था, वो तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में कह रहा था ना, ये मामला क्या चल रहा है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ 3, ये टॉपिक डिफरेंट है लेकिन मिलती जुलती चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें ये वाला मैंने कहा था ना आफ्टर डिसीजन मेकिंग करेंगे, जरा आफ्टर को तो छोड़ देना, पेंडिंग तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल है, यहाँ पे अप्लाई हो, सॉरी वो बताता हूँ, ये लेबर वाला। अच्छा खैर चले पढ़ते हैं। HG is planning to introduce a new product with several unique features under the brand name Sitara. Market research shows that in the first year, HG can sell 190,000 units of Star at 620 per unit. अब जब बेच सकते हैं 190, तो फिर 190 तो बनाने चाहिए ना, कि उससे कम बना लें, रेवेन्यू लूज करेंगे। ये तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, इतना जितना ऊपर चले जाएंगे उतनी मिलती चली जाएंगी, फिक्स कॉस्ट तो वही रहती होती है ना। तो हम जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन उतनी तो करें। अब आगे वो कहता है, हाउएवर HG's board believe that new product should only be introduced if it can increase companies, अच्छा वो तो अगली बात आ गई, to assess whether the above target is achievable, the finance department has provided following information. A commission of 5% is paid on, अब सेल्स मतलब सेल रेवेन्यू निकालेंगे कैसे, 190,000 यूनिट्स को 620 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्स रेवेन्यू आ गया, जो वैसे ही हमारा जो है वो ऊपर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, टोटल में भी कर सकते हैं ये सवाल, ठीक है। और उसी पर परसेंटेज लगेगी, 5% लगा के आपकी ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट में ये कॉस्ट भी है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने कहा था एक्सपेक्टेड कॉस्ट लेनी है जिसमें सारी कॉस्ट लेनी है, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वाले, फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स नॉन प्रोडक्शन वाले भी, क्योंकि सारे के सारे इसी प्रोडक्ट से रिकवर करके हमने 25 मिलियन के प्रॉफिट पे पहुंचना, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, कमीशन ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है,
5% ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि आउटपुट, है ना? नहीं, प्रोड्यूस ही तो 190 नहीं कर रहे, यही तो मसला है। प्रोड्यूस तो 190 नहीं कर रहे, 4% तो लॉस रिजेक्ट हो जाएंगे अपॉन इंस्पेक्शन, तो फिर 190 तो बचेंगे। प्रोड्यूस तो इससे ज्यादा करने थे, ठीक है। अब विच इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ प्रोसेस, द एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब ये सारी कॉस्ट लग चुकी होंगी, सारा मटेरियल, सारी लेबर, ये तो खैर मटेरियल तो नॉर्मली शुरू में ही लग जाता है, सारी लेबर भी लग गई, सारे ओवरहेड्स भी लग गए, और एंड पे जाके जब फिनिश प्रोडक्ट निकल के आई तो हमने कहा हो ये तो कुछ खराब है इसमें, ठीक है। तो 190 आउटपुट है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस्ड कहते हैं इनपुट को। प्रोड्यूस कितने किए? 190 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 4% ऑफ प्रोड्यूस्ड ने लूज रिजेक्ट होना है और बचेंगे फिर 190 गुड यूनिट्स, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, क्योंकि इसके बगैर आपने आगे चल ही नहीं सकना था, ठीक है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं? अब इनपुट के साथ परसेंटेज जुड़ गई, डायरेक्ट काम अगर करें तो इनपुट के साथ परसेंटेज जुड़ गई, और सवाल में क्या गिवन है? आउटपुट। तो 190,000 यूनिट्स आउटपुट है, डिवाइड करेंगे इसको 0.96 से। अच्छा वो दूसरा सवाल था, सही, वो वाला एग्जाम्पल थी, सॉरी जी। कितना? माशाल्लाह, यानी 2 लाख यूनिट्स इनपुट करेंगे, 1,90,000 गुड और बाकी डिफेक्टिव। लेकिन ये डिफेक्टिव या रिजेक्टेड यूनिट्स भी कबाड़िया ले जाता है, बी पेयर की शॉप्स पर हम लोग जाके ले आते हैं, हम कहते हैं यार बस ठीक है, क्या हुआ, इसको क्यों रिजेक्ट हुआ? वो जी इसकी सिलाई ज़रा ऐसे थी तो वो उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, मशीन ने साइड पे कर दिया। छोटे छोटे मसले होते हैं, नहीं यार नहीं बेहतरीन है, मैं और मेरा भाई गए, हम जाके ले आए अपने लिए एक जैकेट, एक वेस्टकोट, ठीक है, सही है। तो ये बिक सकते हैं। नॉर्मल जो यूनिट है वो 620 का एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये जो हमें मिल जाता है बी पेयर की शॉप से, ये 100 रुपये का मिल जाता है। अब जब ये रेलेवेंट कॉस्ट मतलब हम ले रहे होंगे, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ले रहे होंगे, तो उसके अंदर फिर ये 100 रुपया, क्योंकि हमने बनाने कितने यूनिट्स हैं? 2 लाख, 190 तो नहीं बनाने, 2 लाख बनाने, तो सारी कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स की हम इनकर करेंगे, तो फिर जो रिजेक्टेड यूनिट्स से रेवेन्यू आना है उसको फिर माइनस कर देना एक्सपेंसेस में से, ताकि वो कॉस्ट को थोड़ा कम कर दे, ठीक है। क्योंकि पूरे 200 की कॉस्ट ली है, तो पूरे 200 का रेवेन्यू भी एक तरह से आना चाहिए ना, तो वो जितनी सेविंग ये डिफेक्टिव यूनिट्स देंगे वो सेविंग डाल दें, कि कुछ सेविंग हो जानी है, सारा लॉस समझो नहीं होना, ठीक है। बहरहाल ये पॉइंट 2 था, बाकी तो कोई मसला नहीं है, बाकी तो रूटीन की अब आपके लिए एडजस्टमेंट्स हैं। हर यूनिट ऑफ सितारा वुड रिक्वायर 2.5 kg ऑफ मटीरियल ए एंड 2 kg ऑफ मटीरियल बी। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए एंड बी इज इतने एंड इतने पर kg, और कुछ नहीं बताया कि ये रिव्यूज़ में है नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम आपको लगता है उधर से चले जाएं, सारी चीज़ें सारी एमएम वो थोड़ा ही होता है, वो तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स उसी चैप्टर का प्योर सवाल हो तो वो वाली चीज़ आ रही होती है, वरना ये तो नॉर्मल वाला ही काम है। बस ठीक है, स्टार बनानी है उसके लिए मटीरियल चाहिए, पूरे साल के लिए मटीरियल चाहिए, तो बस ये नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो उसके लिए ये मटीरियल कॉस्ट, सिंपल। यानी ये सवाल में ये पॉइंट गलत भी हो जाता, फिर भी प्रोडक्शन यूनिट्स तो नो डाउट गलत आने थे, लेकिन पर यूनिट मटीरियल की कॉस्ट तो सही निकाल ही सकते थे ना आप लोग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नंबर मिल रहे होते हैं। एनीवेज, पॉइंट 4 यहाँ पे मैंने आपको अर्ज किया था कि क्या लगना है जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। पढ़ें जी, अभी वैसे पढ़ लिया आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं भी किया था घर पे पढ़ तो लिया ना। अब क्या कहता है जी, लेबर इज एस्टिमेटेड एट 0.4 पर यूनिट। अब 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 190 से, हाँ, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहला काम क्या था, 2 लाख। जैसे यहाँ पर पीछे क्या पॉइंट है, क्या है, 2.5 kg एक स्टार पे लगना है, तो 2.5 kg 190 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 200 से करना। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट तो शुक्र है उसने पहले नंबर पे रखा हुआ है कमीशन के बाद, वरना आपको आगे जाके सवाल देखने, ये एक बार नहीं, ये कई बार अब आएगा आगे। एक बार चीज़ पहली बार नहीं देखी हुई थी, नहीं पता था, अब पता लग गया ना, अब अक्सर आया करेगी। तो आप देखोगे ये वाला ड्रामा सवालों में अक्सर किया होता है कि सवाल के एंड पे ये वाला पॉइंट लिखा होता है। अब वो सारे टार्जन जो बगैर पढ़े सवाल को 2 से 3 दफ़ा शुरू कर देते हैं,
वो सारा सवाल करके एंड पे जाएंगे, ओ यार 200 पे करना था 190 पे कर दिया, चलो जी क्रॉस करो सारा फिर नया करो, क्या फायदा। ठीक है, तो नॉर्मली ये सबसे एंड पे दिया हुआ पॉइंट होता है, और लेकिन इसकी वर्किंग सबसे पहले करना जरूरी हुआ करेगी। ठीक है, अच्छा जी, लेबर 0.4 पर यूनिट चाहिए, तो 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी लेबर चाहिए, 50,000 लेबर आवर्स, 80,000 लेबर आवर्स। ठीक है, अब कहता है सिमिलर टू लास्ट ईयर 12.5% ऑफ लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल इफ एचजी कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली। कहता है अगर पिछली दफा वाली स्टार ना बनाए तो 12% आइडल टाइम होगा। आइडल टाइम फिर कब होगा, जब उनको पे करके रोका हुआ है। अब 12% कितने घंटे बनते हैं, ये एक क्वेश्चन था, अभी तक नहीं पता लगा मुझे। अब आगे कहता है HG retains the idle labor because they are highly skilled and such additional labor is not available in market। चलो मेहरबानी बता दिया उसने। However, the idle labor are paid only 90% of normal labor rate and are included in, तो ये जो पैसे हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर उसने शामिल किए हुए हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ओवर टाइम इफ एनी इज पेड एट 75% अबव नॉर्मल रेट। In the latest annual financial statements, direct labor cost was 140 million at, अब मेरे बच्चों 100, ये कहाँ पे शुरू करें, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे जी 140 मिलियन है। ये कितने रुपए के हिसाब से इनको पेमेंट की हुई है जी, 500 रुपए पर आवर। तो कितने घंटे टोटल बने, ये 2,80,000 लेबर आवर्स। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बता रही हैं कितना पे हुआ है, वर्क हुआ है या पे हुआ है, वर्क हुआ है या पे हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है वो पेड होती है, पेड वर्कड नहीं होती। जितने घंटे के पैसे उनको दिए हैं वो पैसे पड़े हैं, पेड है, पेड। अब पेड ज़्यादा टाइम किया हुआ है, कम काम उन्होंने किया है, 12.5% तो इनमें से काम ही नहीं किया था उन्होंने घंटे। ठीक है, वो कितने बने जी, वो कितने बने। अब ये 280,000 लेबर आवर्स वो कह रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में पड़े हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फिक्स्ड एफओएच होती है ना, वेरिएबल एफओएच होती है, एफओएच ही नहीं होती है, एफओएच ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मसला था इस सवाल के अंदर, इसको समझना असल मसला था। अब पर्चे में तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, पूरा सवाल तो कर देना था, एक पॉइंट गलत हो जाता तो क्या हुआ। असल में पूरे साल में 2,80,000 घंटे काम नहीं, ये तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर। याद करो मैंने कहा था डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ वो टाइम होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी प्रोडक्शन में, और खुद भी उसने बता दिया कि जो 12.5% आइडल टाइम हमने पे किया है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं पड़ा, वो कहाँ पड़ा है, एफओएच में पड़ा है। हाँ फिक्स में, वेरिएबल नहीं है, फिक्स ही होता है ये, क्योंकि ये तो चेंज भी नहीं हो रहा प्रोडक्शन की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 80,000 लेबर आवर्स जो हैं ये दरअसल टोटल लेबर आवर्स का 87.5% है। तो फिर टोटल कितने हैं, ये इससे अगले स्टेप में निकलना था, है ना मजे का पॉइंट। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सवाल देखने चाहिए जिंदगी में कभी कभी। अब आप कहोगे यार इस सवाल में इस बच्चों के इस अटेम्प्ट में क्या बना होगा, अभी सवाल करता हूँ ना, अभी सवाल करता हूँ। प्रोडक्शन यूनिट्स आराम से निकल सकते थे, मटेरियल कॉस्ट सही, ओवरहेड्स की कॉस्ट सही, लेबर की कॉस्ट में ठीक है 280 पे तो पहुंच गए होंगे बच्चे, तो इसको लेकर चले तो एक नंबर इसका कट गया, बाकी तो फिर भी सही। गलती पे गलती का नंबर नहीं कटता, चलने वाले ने निकलना है, ठहरने वाले ने कुचलना है, बस ये याद रखना है आपने। बहरहाल अभी तो क्लास है, सारे पॉइंट्स ही कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी बात, हर सवाल ऐसा नहीं होता। अच्छा, हर सवाल में पूरा सवाल ऐसा नहीं होगा, एक दो एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी, लेकिन हम फॉर्मेट को फॉलो करके चलने की वजह से बचत कर जाते हैं यहाँ पे भी, कि जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो फिर भी कर लेते हैं। फिर सारा पर्चा ऐसा नहीं होता, पर्चे में एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं, बाकी नहीं करते। तो 25 to 30% पेपर बहुत आसान हुआ करता है, जिसमें आपने 90% तो कम से कम लेने होते हैं, 100% ना लें तो। यानी 25 से 30 नंबर का पर्चा बहुत आसान, 30 नंबर का लेट से बहुत आसान, तो 25 नंबर आने चाहिए।
फिर अगले 30 नंबर होते हैं एवरेज, जो मेरे जैसा एवरेज बच्चा भी अच्छा 70-80% जो परफॉर्म कर जाते हैं जिसके अंदर, मतलब अगले 30 में से भी 20 लेने चाहिए। अब 60 में से 45 ले चुके हैं। अब आखिरी 30 नंबर, 10 तो मैं वैसे ही कहता हूँ छोड़ के दिमाग में जाया करोगे, वो है ही नहीं, 90 में लड़ना है, मैं इतनी बात कर रहा हूँ। आखिरी 30 वो हैं जो टफ होते हैं, जिसके लिए आपको क्लास में तैयार करता हूं कि जाओ ये सवाल करके आना, कल सोल्यूशन नहीं देखना, हराम है सोल्यूशन देखना, तैयारी करो, एक बार पूरा करो। ये उसी की तैयारी हो रही होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर उसमें से। तो उसका तरीका ये है कि फॉर्मेट के ऊपर सवाल हम करते हैं तो फिर वो मतलब जो उसमें आसान चीज होती है वो नंबर भी मिल जाते हैं। यानी उस मुश्किल वाले 30 में से भी 10-15 नंबर, 10 नंबर भी ले लें, यानी पासिंग मार्क्स ना भी लें तब भी आप पास हो जाते हैं। 10 नंबर तो मैंने वैसे ही साइड पे किए हुए हैं, यानी इतनी आसानी से पास हो सकता है बंदा। लेकिन आप अब क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक में तो भाई सारे सवाल होंगे जितने आज तक आए उस टॉपिक के। तो अब एंड पे आके मैंने मुश्किल सवाल इकट्ठे किए होते हैं, तरतीब में चल रहा होता हूँ, अब वो टॉपिक के मुश्किल सवाल शुरू होते हैं, कहता हूँ यार ये तो टॉपिक ही बड़ा मुश्किल है। भाई अटेम्प्ट देखो, क्या एक ही अटेम्प्ट में सारे आए हुए हैं। फिर जिस अटेम्प्ट में कोई एक टॉपिक मुश्किल आता है तो दूसरी तरफ कोई दूसरा टॉपिक उसी के साथ आसान भी आता है। पेपर बैलेंस होगा, 25-30% आसान, 25-30% मुश्किल, 25-30% बहुत मुश्किल, आसान में अच्छे नंबर, मुश्किल में भी अच्छे नंबर, ये तैयारी है। बहुत मुश्किल में कड़ीचने हैं नंबर, जितने कड़ीच लें फॉर्मेट के ऊपर रख के, ठीक है। पास इस पर्चे को करना बहुत आसान है। इसका ये पर्चा देख के मुश्किल लगेगा, पढ़ते हुए आसान लग रहा है, पर्चा देख के बच्चे कहते हैं जी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपके एफएआर से ज्यादा अच्छा होता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से ज्यादा अच्छा होता है। क्या वजह है? इसमें पासिंग की गुंजाइश बहुत है, लेकिन चलने वालों के लिए, रुकने वालों के लिए नहीं। कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो यही प्रैक्टिस आपने टेस्ट में करनी है जो आप देते ही नहीं, ठीक है ना जी। आज अब टेस्ट है, देख लेते हैं, तो पास होने वाले बच्चे इंशाल्लाह आज टेस्ट देंगे, ठीक है। वो भी पास होंगे जो अब दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, 280,000 क्या है जी? 87.5, और इसका 100 क्या बनता है जी? ये 3,20,000 लेबर आवर्स टोटल है, ठीक है जी। ये 3,20,000 टोटल लेबर आवर्स है, जिसका 12.5% क्या बना? अच्छा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 280 डिवाइड बाई 87.5 इंटू 12.5 डायरेक्ट निकल आते। मैंने तो बस जरा आपको टोटल आवर्स दिखाने थे कि ये टोटल आवर्स है, ठीक है। तो वर्किंग करते हुए मैं ऐसे ही कर दूंगा डायरेक्ट, 87 डिवाइड करके और 12.5 से मल्टीप्लाई करके मैंने वो आवर्स निकालने हैं जो वेले हैं, क्योंकि आपने अभी अभी बताया 80,000 घंटे हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने कहा यार अगर 80,000 चाहिए तो बताओ जरा अभी वेले कितने हैं? तो आपने कहा जी 3,20,000 का 12.5% कितना? लो जी, 40,000 लेबर आवर्स तो वैसे ही क्या है? वेले हैं, आइडल। इधर लिखें जरा, आइडल आवर्स 40,000। तो इन 40,000 लेबर आवर्स की क्या कॉस्ट होगी आपके पास? ये क्या होगी जी? कॉस्ट इसकी क्या होगी? नील। कॉस्ट क्या होगी? नील। ये क्या है? अच्छा, तो कोई नहीं, फिर वो ले लेंगे, मुझे लगा 100% है। चल वो दोबारा देख लेते हैं। ये आइडल आवर्स हैं। अब आइडल, हाउएवर आइडल लेबर आर पेड एट, ठीक है जी। तो 90% इररेलेवेंट है, लेकिन 10% तो रेलेवेंट है। अब रेट उसने अभी बताया तो था, यहाँ कहीं, कहाँ गया ये? 500। तो 500 का आइडल आवर्स, तो ये हम लेंगे एट द रेट ऑफ 500 का 10% यानी 50, ठीक है जी। ये तो आगे ₹50 पर आवर्स, पर लेबर आवर। बाकी जो 40,000 घंटे हैं, अब वो स्पेयर भी नहीं है, अब ओवर टाइम करवाना है। तो उसके बारे में उसने क्या कहा है जी? पेड 75% अबव। इसका मतलब जो बाकी के लेबर आवर्स हैं, बाकी के लेबर आवर्स हैं, वो हैं कितने वैसे? टोटल आपको चाहिए थे 80,000। कैसे निकाले थे आपने? 2 लाख यूनिट्स इंटू 0.4 करके कितने जी? इसमें से माइनस कर दिए ये 40 जो ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो बाकी के 40,000 लेबर आवर्स जो हैं उनको आपने एट द रेट ऑफ ₹500 इंटू 1.75 या 175%, ठीक है जी। इसको भी 0.1 कर देता हूँ, जरा एक जैसा हो जाएगा। लेबर कॉस्ट निकल आई, कोई मुश्किल? तो 2 पॉइंट्स। अच्छा, ये पर्चे में भी पढ़ के भी पर्चे में ये मिस हो सकता था पॉइंट,
ये जो मैंने कहा कि ये तो उसने बोला ना कि लेबर को हम पे करते हैं 90% जो फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल है, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल नहीं है, फिक्स्ड एफओएच में शामिल है। एफओएच में शामिल है तो इधर तो नहीं पड़ा हुआ। तो जब आपने इस फिगर से, जो डायरेक्ट लेबर वाली फिगर है, इस फिगर से आर्स निकालने हैं तो वो आर्स काम वाले आर्स ही हैं, क्योंकि वेले आर्स वैसे ही उसने कहाँ रखे हुए हैं, एफओएच के अंदर। ठीक है, तो बस ये पॉइंट है जो क्लिक होना मुश्किल था पर्चे में। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो 10 में से 8 नंबर फिर भी आ जाने थे बाकी सब सही करने वालों। पर प्रोडक्शन यूनिट्स क्योंकि पहली बार आया है तो ये तो अब आ गया, अब कई बार आएगा, ये आपको पता होना चाहिए पर्चे में, इसकी गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी 40% ऑफ टोटल फैक्ट्री एफओएच आर फिक्स्ड, factory overheads are allocated on the basis of labor hours. As per latest financial statements, factory overheads are 105। अब 105 मिलियन अगर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं तो 40% इसमें क्या है, फिक्स्ड, तो इसका मतलब बाकी फिर क्या हो गए, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, अच्छा जी इसका यहीं पे कर लो यार, चल ले आओ, इधर ले आओ जी। 105 का कितने परसेंट जी, 60%, कितना बना, ये 63 मिलियन जो है भाई, गिर तो नहीं गए, अच्छा इसको जगा दो यार, अब वो लाहौर आ गया, हमें जगा दो। अच्छा जी 63 मिलियन क्या है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स, और बोलो अच्छा अब 40% ऑफ फिक्स्ड ऑफ ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, ठीक है, बाकी के वेरिएबल हैं। फिक्स का मतलब क्या है, स्टार बने ना बने इन्होंने तो, बाकी वेरिएबल जो हैं वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स हम एलोकेट करते हैं, तो लेबर आवर्स हमारे पास मौजूद हैं, डिवाइड करके हमारे पास पर आवर रेट आ जाएगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी पर लेबर आवर आ गए। लेबर आवर हमें इस स्टार के लिए 80,000 चाहिए तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। इसमें फिलहाल डिस्कशन की हद तक कोई बात अगर आपसे नहीं आपको समझ में आ रही तो आप पूछ लें, नहीं तो हम प्रॉपर सवाल को शुरू करें। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा आसान लग रहा है, इस सवाल को टोटल में ही कर लें, क्योंकि उसने क्या बोला नीचे, कॉस्ट गैप निकालो, और प्रॉफिट भी टोटल में गिवन है, तो हर चीज़ को पर यूनिट करने की बजाय कॉस्ट गैप ही निकालना है ना, टोटल में निकाल लें, हर्ज क्या है। और अगर टोटल वाला डेटा ज्यादा लग रहा हो, रिक्वायरमेंट पर यूनिट, तो फिर भी टोटल में करके एंड पे जाकर यूनिट से डिवाइड करके भी पर यूनिट कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। जहां आसान लगे कॉस्ट गैप निकालना है, वो निकलेगा कैसे, टारगेट कॉस्ट लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेकर पर यूनिट करो, पर यूनिट निकालो, फिर टोटल मांगा हुआ तो टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके कर सकते, जैसे आसान लगे वैसे करना है आपने। ठीक है, बस फॉर्मेट है सवाल का, वर्किंग के ऊपर तो वैसे ही कोई पाबंदी मैंने आपके साथ कभी लगाई ही नहीं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 12 है, टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर है ये। ओके जी, कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है, ऑटम नहीं लिखा हुआ, 202 लिखा हुआ है बड़ा करीब करीब, ये 2 को अटेम्प्ट पहले का है। नाम क्या है इसका, HG एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, अटेम्प्ट इसकी देख लीजिएगा, आईकेप के पर्चे को ओपन करके 2 को अटेम्प्ट पीछे जाइएगा, बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब हमें चाहिए कॉस्ट गैप, जिसके लिए सबसे पहली चीज हमारे पास हुआ करती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है, लेकिन आज हमने क्या ले लेना है, एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू। मैंने कहा टोटल में कर लो, पर यूनिट भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब कितने यूनिट्स बिकेंगे, 1,90,000 यूनिट्स बिकेंगे, हर यूनिट कितने का बिकेगा, 600, तो रुपीज इन, क्या आंसर आता है, मिलियन में करें, 1000 में, मिलियन, मिलियन क्या आंसर आता है, हाँ तो फिर मिलियन ही कर लेते, रुपीज 117.8 मिलियन।
ठीक है जी। उसके बाद लेस कर दें इसमें से टारगेट प्रॉफिट, और टारगेट प्रॉफिट भी उसने फिगर खुद ही दी हुई है, हमने नहीं निकालना। 25 माइनस करें, आंसर इज 92.8 इज टारगेट कॉस्ट। अब देखें, जिसको लेबर वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ये नंबर तो उसको भी मिल गए। चलने वाले ने निकलना है, बस रुकना मना है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट आनी है ए बी, फिर लेबर की कॉस्ट आनी है एक ही है, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, इन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपके सामने पड़ा हुआ था। तो फिर वर्किंग नंबर 1 क्या होनी चाहिए? यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और फिर साथ ही निकाल लेंगे रिजेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, तो वर्किंग 1 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, तो 1,90,000 आउटपुट है और 5% ऑफ इनपुट रिजेक्ट होना है। तो इसका मतलब 190 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रिजेक्शन रेट, लॉस परसेंटेज। नहीं समझ आ रही है बात? पक्की बात है, समझ आ रही है? किसको ये बात समझ नहीं आ रही? मैंने ये किया, ये हमें चाहिए कितने? 1,90,000 यूनिट्स। रिजेक्शन परसेंटेज क्या है? 5% ऑफ व्हाट? ऑफ 190 नहीं, ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उसने बोला था। तो प्रोड्यूस तो ये हो रहे हैं, प्रोड्यूस ये हो रहे हैं, रिजेक्शन के बाद बच ये रहे हैं। तो जहां तस्वीर खिंचवाई थी वहां मैंने पूरी अंग्रेजी लिखी हुई थी। ठीक है, अब पॉइंट नहीं खींची थी तस्वीर, खींची थी, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? 0.05 x इज इक्वल टू एक्स। तो ये प्लस इधर जाके क्या होगा? माइनस, तो क्या बच गया? 0.95 x। एक्स इधर रह गया, तो फिर ये 190 डिवाइडेड बाय 95% ही आता है। तो वो मैं डायरेक्ट करने लगा था 0.95। तो ये जब नहीं समझ आया था तो शक्लें तो बता रही होती हैं, फिर मानते क्यों नहीं हो? पूछ लिया करो। पर करते हैं ऐसे बच्चे, उस्ताद से ज्यादती होती है जी। 200,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड है। उसके बाद रिजेक्टेड यूनिट्स, ये भी निकाल लो, क्योंकि सवाल में तो कहीं गिवन नहीं है। और यहाँ पे कॉस्ट निकालते निकालते बीच में हम यहीं पर ही उसको, अगर ये माइनस लिख रहे होंगे तो प्लस लिख देंगे, और प्लस में चल रहे होंगे तो माइनस कर देंगे। मतलब रिवर्स करना है कॉस्ट का हमने। तो रिजेक्टेड यूनिट्स 200,000, कहीं पे जो कि गिवन नहीं है तो लिख देते हैं, माइनस 190,000 इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। अच्छा सवाल है, मजे का। अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी 2 लाख यूनिट्स इनटू मटेरियल ए बी, आई थिंक था, कर लेते हैं, वेरी सिंपल। फिर 2 लाख यूनिट्स इनटू 0.4 लेबर आवर पर यूनिट, 80,000 लेबर आवर्स टोटल रिक्वायर्ड, जिसमें से 40,000 लेबर आवर्स ऑलरेडी आइडल, जिनकी कॉस्ट 500 का 10%, बाकी 40,000 ओवर टाइम, जिनकी कॉस्ट 500 का 175%। समझ आ रही है? अब तो कार्रवाई रह गई है बस, तो खुद कर सकते थे अब। उसके बाद वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड अलग अलग करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स हम लेंगे, फिक्स्ड नहीं लेंगे। अब टारगेट कॉस्टिंग में तो मैंने ऐसी बात नहीं की थी, हम फिक्स कॉस्ट ले भी लेते थे। मसला पता है क्या है? पहले से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और एक नई प्रोडक्ट आ रही है, तो फिर रेलेवेंट तो फिक्स कॉस्ट नहीं ना बनती। हम स्टार बनाएं या ना बनाएं, हमारी वो फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो ही रही थी। ठीक है, तो हम फिर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ से कवर कर लेंगे, तो हमारा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो फिर ये पॉइंट 1 को ना भूल जाना। फिलहाल मैंने सिर्फ कौन सा पॉइंट किया है? पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 1 को ना भूल जाना, बल्कि मैं तो कहता हूं चलो एंड पे ही करेंगे। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ स्टार रिक्वायर 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए। अब 2.5 kg हर यूनिट को मिल चाहिए, और यूनिट बना रहे हैं हम 190, 200, इसलिए सबसे पहले ये चाहिए था 2 लाख इंटू
2.5 इंटू 52। शुक्र है ये इसमें लॉस नहीं। अच्छा होता तो क्या मसला होता, मुफ्त के नंबर ही होते, इनपुट या आउटपुट के साथ लॉस जुड़ा होता, हम कर लेते। 2.5 kg गिवन है, अगर ये इनपुट के साथ जुड़ा होता तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, और अगर आउटपुट के साथ होता तो 2.5 इंटू 100 प्लस लॉस परसेंटेज। वो तो उल्टा अच्छा हो गया, मुफ्त के नंबर होते हैं ऐसी चीजें आ जाए तो, पर वो उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर 2 kg बी के चाहिए, 2 kg इंटू 2 लाख इंटू 30 पर kg, तो ये मुफ्त के नंबर ले लेते हैं पहले। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट, 1 यूनिट पर 2.5 kg लगता है और 1 kg हमें 52 रुपए का मिलता है। ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई और हमने बनाने हैं 2 लाख यूनिट्स। ये असल में हमने वर्किंग वन में ढूंढा है, इसके बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, अब मिलियन में आंसर बताओ। 26 एग्जैक्ट। ओके, इसी तरह से रॉ मटेरियल बी आ गया जी, कितना 2 kg और हर kg, और बनाएंगे हम टोटल 2 लाख यूनिट्स, 12 मिलियन। ओके, यही में मैंने कहा ना लॉस आ जाता तो सिर्फ इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते, बाकी तो सब वैसे ही रहना था। ठीक है, उसके बाद टफ काम कौन सा आया, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। ठीक है जी, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के लिए मैं तो कहता हूं अलग से वर्किंग कर लेते हैं, यहां तो मुमकिन नहीं, गंद पड़ जाना है। ठीक है देखो भाई, 0.4 पे आ गए। हमें 80,000 घंटे चाहिए, 40,000 अवेलेबल हैं। अब वो कैसे निकले, एक तो ये निकालना है और उसकी कॉस्ट ले लेनी, और बाकी 40,000 ओवर टाइम में। तो पहले मेन वर्किंग में कर लेता हूं, मैं ब्रैकेट में नहीं कर रहा, मैं इसको वर्किंग 3 में जरा खोल खोल के बयान कर देता हूं। ठीक है जी, अब इधर देखें, सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ताकि पता तो हो ना लेबर आवर्स चाहिए कितने। तो 1,90,000 नहीं, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख यूनिट्स अगर आपने बनाने हैं, ये वर्किंग वन से जो उठाए हैं, और हर यूनिट पर 0.4 लेबर आवर्स आपके लगने हैं, तो टोटल आपने बताया था 80,000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है आपको। ये मैंने यहां पे निकाल कर वर्किंग 3 के टॉप पे रख लिए। ये आवर्स अब मैंने पूरे करने। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट ऑफ आइडल आवर्स, इसके लिए मुझे आइडल आवर्स चाहिए, वो मिल जाएं तो बाकी तो 500 का कितने परसेंट जी, 10% हम कॉस्ट कर लेंगे चार्ज। मैं यूं कर लेता हूं, ये तो क्या चाहिए मुझे, आइडल आवर्स। ठीक है जी, वो मिल जाएं तो बाकी तो मसला कोई नहीं। तो इसके लिए अब मुझे, फिर उसके बाद मुझे लेबर कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम आवर्स, तो वो मुझे इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। जब ये मिल गए तो बैलेंसिंग, और उनकी कॉस्ट क्या है, अब देखो 1 पॉइंट, अब जिसको और सही नहीं भी निकाले गए होंगे जिससे, उसने ये तो सही लिखा ही होगा। तो अगर इसके 1 और 1 2 नंबर हैं तो आधा नंबर इसका आधा इसका होगा, इस तरह से होता है। तो जो सही करते जा, यानी आपको नहीं समझ लग रही, यहां पे अज्यूम करके कोई फिगर डाल दो, ऐसी XYZ फिगर डाल दो। ठीक है, जैसे आप 80 था, यार 40-40 कर दो, अच्छा इत्तेफाक से 40 था भी सही, ठीक है 40-40 कर दो, तब भी ठीक है। इसका एक नंबर यहाँ कट गया, अगर गलत है तो आगे सब नंबर मिलेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना, उसको उधर लेके जाना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट में रखना, ये नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ले जी, अब मामला यहाँ पे अड़ गया है कि आइडल आवर्स कितने हैं। तो आइडल आवर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाल कर दिखाए थे। हमने कहा था जी टोटल लेबर कॉस्ट वो कह रहे हैं जो
जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आई है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कितनी है? 1 कितने गया, ये 140 मिलियन और रेट है 500। अब हमने रुपीज 140 मिलियन को पकड़ा, इसको डिवाइड किया रुपीज 500 पर लेबर आवर से, इससे हमारे पास आए 87 पॉइंट, जो भी आया आंसर, हाँ मतलब जितने भी आए वो मैंने निकाल के दिए थे, मैं अब नहीं निकालना चाह रहा, ठीक है? अच्छा निकाल लो, कितने? 280,000। ये 280,000 क्या है? ये काम वाले आवर्स हैं, इसमें आइडल नहीं है, क्योंकि उसने क्लियरली बताया, इधर देखो, सिमिलर टू लास्ट ईयर 12.5% ऑफ लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल इफ एचजी कंटिन्यू, सिर्फ यही प्रोडक्ट्स। एचजी रिटेन्स आइडल लेबर बिकॉज ये वो हाउएवर द लेबर आर पेड 90% ऑफ लेबर रेट एंड आर इंक्लूडेड इन, इसका मतलब इस 140 मिलियन में ये वाले आर्स शामिल नहीं थे। अब ये 12.5% अलग हो गए, तो बाकी फिर डायरेक्ट लेबर में जो उन्होंने काम किया था उसके आर्स जो पेड थे, बाकी जो बगैर काम के पेड थे वो फिक्स्ड एफओएच में है, तो जो काम की वजह से पेड थे वो डायरेक्ट लेबर में पड़े हैं, तो काम की वजह से तो 87.5% आर्स ही पेड थे ना। तो ये हमारा क्या निकला था, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये क्या है जी? 80, मेरे लाल निकालना, मेरे लाल, मेरा ये वाला लाल निकालना, तरबूज का मौसम आ गया, लाल है जी। ये कितने हैं? 87.5%, डन जी। अब हमें 12.5% चाहिए, तो हमने ये किया था, डिवाइड करो इसको 87.5 से, मल्टीप्लाई 100 से करो, फिर उस पर 12%, यार छोड़ो यार, डायरेक्ट 12.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया? 40,000। ये समझ आइए, ये परसेंटेज बेसिक में सिखाई थी। गिवन अमाउंट है 280, इसके नीचे लिखते थे ना, गिवन अमाउंट 280, डिवाइड किया उसको इसकी परसेंटेज से और मल्टीप्लाई किया जो चाहिए, क्या चाहिए मुझे? तो आइडल आवर्स चाहिए थे, वो मैंने समझाते हुए पहले टोटल निकाले, टोटल में से फिर 10% निकाल, 12.5% निकाले। ये बात समझ आई है? ये किसको समझ नहीं आया? देखो भाई, ये 2,80,000 लेबर आवर्स, ये काम किया और उसके पैसे दिए, ये समझ आती है? 12.5% पिछले साल आइडल आवर्स थे, वो आइडल आवर्स इसमें शामिल है, इन आवर्स में? वो इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से निकाले हैं, ऐसे ही है। बाकी वो 12.5% फिक्स्ड एफओएच में पड़े हैं, तो इसका मतलब ये 87.5% है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 87.5% से और मल्टीप्लाई करूंगा 100% से, तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 12.5% से, तो आइडल आवर्स आ जाएंगे। तो वो मैंने बस फ्रैक्शन इधर लगा दिया था माजरत के साथ। तो ये 12.5% से मल्टीप्लाई किया तो आइडल आवर्स कितने आ गए? 40,000। आप समझ आइए? ठीक है, मतलब बटा भी तो तरतीब तो हटा के ला दो ना, तो समझ नहीं आती, हद होगी। ठीक है, फ्रैक्शन बस मैंने दूसरे लगा दिया था। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है? ये 40,000 घंटे आइडल हैं, इनका 90% पे कर रहे हैं, तो फिर इस स्टार के लिए जब काम पे लगाएंगे तो इन घंटों का तो सिर्फ इंक्रीमेंटल कितना पे करेंगे? तो यहां पे हमने आकर लिखा 40,000 लेबर आवर्स। कहां से मिलेंगे जी? वर्किंग फोर्स से जी। आंसर रुपीज इन मिलियन, वैसे तो जरूरत कोई नहीं है, बस वहीं पे लिख लेंगे, छोड़ो ऐसे ही गंद के डालना जी। कितना? 2 मिलियन। और उसके बाद बकाया आवर्स कितने बचे? टोटल 80 थे, 80 में से 40 आइडल हैं, तो बाकी 40 लेबर आवर्स क्या हैं जी? ये बैलेंसिंग है 80,000 में से, ठीक है? ये 30, माशाल्लाह जमीन आसमान का फर्क है। तो 37 मिलियन क्या आ गया? ये एग्जैक्ट आए हैं लेबर कॉस्ट, 37 मिलियन।
ले आओ भाई इधर। बात चल रही थी वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालने हम अगर कभी पर आवर, तो वो कैसे निकालें? तो हमने कहा जी पर लेबर आवर, हमने कहा जी पहले क्या करो, इसका 60% लो। ले लिया हमने, वो कितना आ गया था? डन हो गया जी। अब इसको डिवाइड करना है किससे? लेबर आवर्स। किससे? लेबर आवर्स से। तो लेबर आवर्स तो मेरे ख्याल में 2,80,000 तो हो गए काम वाले, और 40 हो गए, तो कितने टोटल बने? 3,20,000। ये यहाँ पड़े थे 3 लाख, कितने गए? 3 लाख, ये 3,20,000। तो इससे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्या जी? ये अल्फाज सुनना चाह रहा था मैं, कहीं से आवाज आ गई है मुझे। क्या मैंने पहले दिन आपको बताया था, ओवरहेड्स को हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर निकलते हैं। तो उन्होंने जो एफओएच एब्जॉर्ब करवाए हैं, वेरिएबल या फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब करवाए होंगे, तो वो सिर्फ एक्टिव आवर्स की बेस पे होंगे। और एक्टिव आवर्स कितने हैं? 2,80,000। 3,20,000 नहीं, 2,00,000। समझ आई? समझ आई? 3,20,000 करने वाले मारे गए, 2,80,000 करने वाले तार गए। अच्छा जी, अब वेरिएबल कैसा सवाल लगा? वैसे ये तो पूरी डिसीजन मेकिंग के बाद मैंने शायद लास्ट टाइम कराया था, लेकिन तब मुझे लगा यार लेवल है बच्चों का, कहीं नहीं कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आधा तो सही हो गया उन्हें। वर्किंग नंबर 5। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें 2 बातें नहीं मैंने पढ़ाई, मैंने खुद माना, लेकिन जो बाकी पढ़ी हुई बातें हैं वो आपको पता थी, बस ये पता नहीं था आपको कि आपको पता है। बस मैंने आपको बताया कि आपको पता है। वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर निकालना है जी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स पहले निकालो। 105 मिलियन है, जिसको कर दोगे आप, मैं तो कहता हूं आंसर क्या निकालना बस, ठीक है। वो जो भी चीज आई है उसको डिवाइड किससे किया हमने? 2,80,000 लेबर आवर्स से। ये कहां से मिलेंगे हमें? कहीं निकाले थे अभी? ये वर्किंग फोर का रेफरेंस दे दो, ठीक है जी। क्या आंसर आ गया जी? ₹225 पर लेबर। हाँ जी, अब कितने लेबर आवर्स हमें चाहिए? 80,000, ऐसे ही है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट के लिए हमने जी यहाँ पर लिखा कि हमें सबसे पहले तो ₹225 पर लेबर आवर चाहिए था। ये जो हमें मिल गया है कहाँ से? वर्किंग नंबर 5 से। उसके बाद लेबर आवर्स कितने? हमने कहा जी अभी बताते हैं। अगर आप 2 लाख यूनिट्स बनाना चाहते हैं और हर यूनिट पे 0.4 लेबर आवर्स लगते हैं, तो वही 80,000 ही आना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ 80 कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये कर लो, इनटू 80,000 लेबर आवर्स, ये ज़्यादा बेहतर है। नज़र आए ना ज़रा? वर्किंग नंबर 3 में हमने ये निकाला था, ठीक है। तो कितने आगे जी वेरिएबल ओवर जी? 18 मिलियन। क्या हुआ? आज 4 बजे छुट्टी होनी है, जुमा है ना? चुप है, चुप। जुमा पढ़ना है अभी जाके तुमने? रश बहुत था, हफ्ते को पढ़ने का प्लान किया, फिर ना करो यार, जुमे की फजीलत है, हफ्ते की फजीलत तो नहीं है ना। अच्छा सुनो भाई सुनो, फिक्स्ड एफओएच को मैं कर रहा हूँ इग्नोर, वैसे भी उसने बताया नहीं है, लेकिन वो चूंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बन रही थी तो उसने ये भी नहीं बताया कि स्टार की वजह से फिक्स्ड एफओएच इतने बढ़ेंगे। कहता तो वो ले लेते इंक्रीमेंटल वाले, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें अभी भी रहती हैं। एक ये कमीशन टिक लगाना भूल गए थे, ये पॉइंट हो गया, और दूसरा रिजेक्टेड यूनिट्स का जो है वो प्रोसीड्स, जो सेल प्रोसीड्स है, ठीक है। तो सेल्स कमीशन, अब ये भी सही आना था। मसला क्या है? 80,000 लेबर आवर सही आने थे, ये 225 लेट से किसी ने 3,20,000 से किया तो गलत आ जाता। अब इसके पूरे का 2 नंबर है लेट से, तो एक फिर भी मिल जाना था, रुकना नहीं, सेल कमीशन के नंबर मिलने थे।
आगे रिजेक्टेड यूनिट्स के नंबर मिलने थे, ऊपर सेल रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, रॉ मटेरियल ए के, बी के, तो ले दे के वह वही रह जाता है 37। फिर इस 37 में भी फाइट करने वालों को ये नहीं कि सिफर मिलना था, जिन्होंने ये सही लिखना था, अगर ये 2 नंबर की एडजस्टमेंट है, 3 की है मसलन, तो 2 नंबर नहीं मिले, 1 फिर भी मिल गया। चलते जाना है, बस नंबर ही नंबर है। इसमें से भी पासिंग मार्क्स आराम से 6 से 7 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो 6-7 नंबर थोड़े तो नहीं है 10 नंबर के सवाल में से। सेल कमीशन के लिए जनाब सेल्स रेवेन्यू पकड़ो, ₹117.8 मिलियन का 5% जी 5.9 कर लूं, नहीं करना? और उसके बाद रिजेक्टेड यूनिट्स हैं। रिजेक्टेड यूनिट्स के बारे में कह रहे हैं कि कितने गए, ये 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिक सकते हैं 10,000 यूनिट से आई थिंक। तो 10,000 इंटू 100 कर लें, तो प्रोसीड्स सेल प्रोसीड्स ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। तो इधर देखो जी, कितने यूनिट्स हैं, और हर एक का 100 रुपया मिलना है, ऐसा ही है। 10,000 यूनिट्स वर्किंग नंबर 1 में निकाले थे। बातें ना करो यार, हाँ सर बोलने भी दे रहे जी। 1 मिलियन है, लेकिन इधर देखो, अच्छा अगर ये माइनस माइनस करते आ रहे होते तो यहाँ पे उसको प्लस कर देते, बस ये सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से, बताइए फिर। 97.89 ए है ये और बी है ये, तो फिर कॉस्ट गैप निकलेगा, आप निकालते हैं बी माइनस ए से, बी माइनस ए करें 09, तो ये जनाब आपका कॉस्ट गैप आ गया, टारगेट कॉस्ट गैप। इसका सॉल्यूशन था वैसे पीछे, क्या भाई, क्या गलत है? हैं? नहीं ली हुई, बिल्कुल नहीं ली हुई, अनपॉसिबल। तो बच्चों के साथ बंदा देखता होता है वैसे। जी भाई 40,000 इंटू 500 इंटू ये 10% होना है, गलती से 100% लिखा गया, ठीक है। और ये भी 175 जी, बिल्कुल आंसर सही है ना। इसको कर लें जी करेक्ट। ये जनाब 10% है और ये है 175%। क्यों 100% रहे? नहीं, हम नहीं रहने देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, ये नहीं बचदा, ये नू लाहौर ले जाओ। जी बेटा जिसकी छुट्टी का टाइम हो गया प्लीज लीव द क्लास। 10 मिनट किसने कहा रहते हैं, नॉर्मल रूटीन में 3:45 जाता है, आज 4 तक जाना है लेक्चर। भाई उधर तस्वीर खिंचवा दो, ऑनलाइन वालों को पता नहीं उन्होंने खींचोगी या नहीं, और उसके बाद फिर मुझे कैमरा पकड़ा दो, मतलब वर्चुअली, और बोर्ड मिटा दो। यार आसान सा सवाल है, वैसे तो 10 मिनट में हो जाना है, लेकिन मैं पहला टारगेट यही है कि पुरानी रूटीन वाला 3:45 बजे छुट्टी होगी। लेकिन मंडे से वैसे चलो कल का दिन भी ऐसे ही ज़रा ढीला रख लेते हैं, लेकिन वैसे कल से ही चलो, बल्कि आपकी क्लास का टाइम 2 से 4 हुआ करेगा। अगर काम जल्दी हो जाएगा तो मैं 3:45 छुट्टी दूंगा, मुझे तुम लोगों की शक्लें देखने का कोई शौक नहीं है।
ना तुम लोगों को मुझे पता है कि मेरी शक्ल देखने का कोई शौक है। ये बाहमी मजबूरी की वजह से हम लोग मिलते हैं। मेरे जिम्मे है, एक फर्ज है, मेरे पे कर्ज है, और आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब। तो फिर बैठा भी करो ना, 10 बार तो तुम कहते हो टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया है। अच्छा, तो वो नहीं, वैसे आप लोगों के बगैर मेरा दिन एक भी नहीं गुजरता, वो अपनी जगह पे बात है। लेकिन संडे का दिन आराम भी करना होता है, बहुता भी मुंह पै जाता है बंदा वेख वेख के दूसरे ਨੂੰ। 2 से 4 टाइम है, 3:45 तक ही ट्राई होगी, लेकिन 4 से पहले कोई नहीं बोलेगा, कोई गैरतमंद ये नहीं बोलेगा कि टाइम हो गया। ठीक है, कल से आज जिसने बोल दिया उसकी खैर है, वो तो एग्जाम्पशन है ना, कल से लें जी। state whether or not contract should be accepted and support your conclusion with appropriate figures for presentation to management। तो evaluation of contract है ये। ठीक है, वापस आगे हम जिते दी। तो क्वेश्चन नंबर 25 अगेन पहले आप रीड करेंगे, मैं तो रीड करते करते सारा आपको करवा दूंगा ना, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए मैंने इस दफ़ा ये अप्रोच बदली हुई है। मैं 1-2 मिनट देता हूँ आप लोगों को। स्टार्ट नाउ। जेडी भाई आ गया, बड़े भाई आए हैं, तो जेडी छोटा भाई है, वाइस कैप्टन है। अच्छा, जेडी वैंस हमारे ज़िला खुशाब है बेसिक, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे एक इलाके का नाम है पीलो वैंस। तो वहाँ पे लोगों ने फिर ऐसे वो मीम बनाई हुई थी कि इतलात के मुताबिक जेडी वैंस का ताल्लुक खुशाब के इलाके पीलो वैंस से है। वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी कास्ट भी वैंस है, तो वो कहते हैं और वैंस बिरादरी से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, चलो सवाल पढ़ो। सवाल कहते हैं, सवाल पढ़ने देते नहीं, वो कहते हो मैंने टाइम दिया है। चुप। पानी पीना? लो जी, सोटी आ गई जे क्लास से। किसका टाइम हो गया है? अच्छा, ये फ्लाइंग भी ऐसे? मैं वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो एंड पे उम्र में ना फिर सोटी होती थी हाथ में, फिर कोई भाई अगर हरकत करता था ना, तो उठने की बजाय वो वहीं से फ्लाइंग भी मार देते होते थे। निशाना भी सही होता सी। मुझे नहीं पड़ती थी मार, सही बता रहा हूँ, लेकिन भाइयों की वजह से। मैं अच्छा बच्चा था नहीं, उस वक्त नहीं था, इन प्रोसेस था, वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनलिस्ट तो था। पासा कहते थे यार थोड़ा पढ़ाया कर, पागल हो जाएगा, सादा आदमी। नहीं, ओ भाई एवरेज सा स्टूडेंट था, एवरेज सा बंदा हूँ, आपको भी बताता हूँ। ज़्यादा पढ़ाई कभी नहीं, बस इतना पढ़ता हूँ कि पास हूँ। FSC तक नहीं, CA में तो फिर पढ़ना पड़ता था यार। वो सलमान की सारी बातें ना सुननी होती, मतलब क्लासेस सारी लेता था, हल्का फुल्का पढ़ता था, लेकिन एंड पे जोर ज़्यादा लगाता। हाँ, सलमान साहब बड़े लायक आदमी थे, मैं नालायक आदमी थे। ओ उनकी ज़रा नवाजी है। पास फिर भी इकट्ठे हो, लायक ना लायक मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया था। बस मेहनती बच्चा हो, आपने कंसिस्टेंसी से कमिटमेंट शो करनी है बस। यकीन है नहीं है, मेहनती होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए।
हो गई बातें? मैंने कहा था सवाल पढ़ लो। बारह नंबर के लिए ये सवाल हो सकता है, 10 से 12 नंबर का बस। तो इसका मतलब अब हम इसको करेंगे इंशाल्लाह 10 मिनट में। ओके, शुरू करें जी। इवेल्युएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया ना सबने? क्या लगता है, डुएबल है? JD is a small specialist manufacturer of electronic components and much of its output is used by makers of jahaz. One of the small number of jahazes manufacturer had offered a contract to company JD for supply of 400 identical components over next. तो 400 कंपोनेंट्स का, स्पेशल कंपोनेंट्स का जो जहाज़ों में लगने हैं, ऑर्डर आ गया है, कुछ कंपनीज ने मिलकर दिया है। द डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज एज फॉलो। बड़े ध्यान से पढ़ना होता है सवाल, छोटी छोटी चीजें। जी बेटा जी। अब 3 किलोज मटेरियल M1 के चाहिए, 2 किलोज मटेरियल P2 के चाहिए, एक पार्ट 678 चाहिए। M1 के बारे में कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस यूज में है, तो कॉन्टिन्यूस यूज में है तो फिर जो 1000 kgs पड़े हैं उनको इग्नोर कर दो। कैरी जो हो रहे हैं वो तो वैसे ही संक कॉस्ट होती है, और फ्यूचर परचेजेस 5.5 वाला, तो इसका मतलब 3 kgs इंटू 400 इंटू 5.5 कॉस्ट आ गई। नोट 2 किसके बारे में है? P2 के बारे में। 1200 kgs ऑफ P2 आर हेल्ड इन इन्वेंट्री। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाज, फोर कराओ, but as the material has not been required for last 2 years, it has been written down to, जो कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है जी, चलो स्क्रैप वैल्यू मिल गई। राइट डाउन करना तो NRV लॉस तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, यहाँ पे हमें उससे क्या लेना देना, मतलब वो एंट्रीज हो चुकी होगी तो ले आए हैं 1.5 पे। हम तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं ये। तो हम आज बैठकर ये सोच रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें। तो फिर ये 1200 किलोग्राम हमें वैसे चाहिए कितने? 800। 2 किलो चाहिए ना P2 के एक यूनिट पर, और 400 यूनिट्स का ऑर्डर आया तो 800 चाहिए, तो 1200 पड़े हैं, तो इसी में से इस्तेमाल कर लेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट आपकी स्क्रैप वैल्यू फोरगोन होगी। अच्छा, फिर कहता है द ओनली फोरसीएबल अल्टरनेटिव इज यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल P4 जो करंटली यूज में है, बट दिस वुड इन्वॉल्व फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ। ये ऐसे लगता है 24 सवाल अब इकट्ठे करके दे दिए गए, मतलब छोटे छोटे, सब कुछ आता है इंशाल्लाह आपको। द करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ मटेरियल P4 इज 3.6। अब 3.6 माइनस 1.6 करें तो अगर बेच दें तो 1.5 पर kg का फ़ायदा आता है, और अगर P4 की जगह इस्तेमाल करें तो 2 रुपीज़ का फ़ायदा आता है। तो कौन सा फ़ायदा बेहतर है? तो पहले ये डिसाइड करें इससे हम फ़ायदा लेंगे कौन सा। हम यूज़ करेंगे इसको P4 की जगह। अब इसको P4 की जगह यूज़ करने की बजाय यूज़ कर लो अपने, अगर कर लो नहीं मतलब कर लें, अगर सोचे तो ये ना, कर लेंगे अगर P4 की बजाय इसको इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करेंगे तो फिर हम ये 2 रुपये का फ़ायदा फोरगो कर देंगे। किए हुई है एडजस्टमेंट मेरे उस एग्जाम्पल में भी जब मैंने सिखाया था, और उसके बाद जो छोटे सवाल थे उनमें भी ये 1-2 जगह पे आपको नजर आया था। ठीक है, नोट 3 क्या है? पार्ट 678 के बारे में। एक पार्ट 678 चाहिए, यानी 400 टोटल चाहिए, और एस्टिमेटेड है कि यार 50 रुपये पर पार्ट। ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट्स, ईच कंपोनेंट वुड रिक्वायर 5 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर, इंटू 400 करें तो, इंटू 400 करें तो 2000 स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए, ऐसे ही है, और 2000 ही सेमी, इसको भी इसी गाड़ी पे बिठा दें, 2000 ही सेमी स्किल्ड चाहिए। ठीक है, सही है, सही है। A skilled employee possessing necessary skills is available in spare capacity
एंड ही इज करंटली पेड वेजेस ऑफ 5 रुपए पर आवर। अब ये कितने % है टोटल का, नहीं बताया गया, तो इसका मतलब नॉर्मल रेट ही यही है और उसको पूरा ही पे किया जा रहा है। आइडल होना, मैंने बताया था आइडल होना जरूरी, उसके लिए आइडल होने के लिए जरूरी क्या है, आप उसको कुछ पे कर रहे हैं तभी वो बैठा है। अब मैंने कहा था अगर चुप हो तो क्या अज्यूम करना है, 100% वेज। तो ये जो 5 रुपए दे रहे हैं करंटली पे कर रहे हैं, फिर ये नॉर्मल रेट यही होगा, पूरा पे कर रहे हैं, अनलेस कि वो खुद अलग कोई बात बता दे। अभी तक तो यही नजर आ रहा है। अच्छा, अ रिप्लेसमेंट वुड हाउ एवर हैव टू बी ऑब्टेन्ड एट अ रेट ऑफ वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन बाय, और यार ये मेरे वाली एग्जांपल है, बस मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, डस्टिंग वाली एग्जांपल है, जरा चेक करो, जरा दोबारा पढ़ो जरा। स्किल्ड लेबर के 400 कितने घंटे चाहिए, 2000 घंटे चाहिए, और स्किल्ड लेबर वो लेबर पोजेसिंग दोज क्या स्किल्स, मैं जैसे वो पढ़ा सकता था, आई कैप ने कहा पढ़ा दो, मैं पढ़ा सकता था ना, मेरे पास वो नेसेसरी स्किल्स थी उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो स्पेयर कैपेसिटी में अवेलेबल है और उसको 5 रुपए पर आवर पे किया जा रहा है। तो इसलिए ये 5 रुपए तो क्या हो गए, इररेलेवेंट, क्योंकि उसने क्या बोला है, क्या कहते हैं, ये देखो क्या बोला है, नेसेसरी इज अवेलेबल इन स्पेयर कैपेसिटी, मतलब जितना टाइम चाहिए वो अवेलेबल है तो उसको यूज कर लेंगे, तो 5 रुपए तो इररेलेवेंट हो गए, ऐसा ही है, सही है। लेकिन वो कह रहा है however a replacement would have to be made, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी किसकी, however a replacement would however have to be obtained at a rate of 4 of work that would otherwise be done by, डस्टिंग वाले को लाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पड़ गई, तो 5 नहीं 4 रुपए मेरे लिए क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। दिलावर समझ आई बात। अच्छा, बाकी कहता है सेमी स्किल्ड का रेट 3 पर आवर है और एडिशनल एम्प्लॉइज कुड बी अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क, तो बस ठीक है, 4000 कितने पता नहीं, जितने भी घंटे चाहिए इंटू 3 रुपए पर आवर कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्शन सही है, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये तो वो पिछला सवाल तो इसका दादा लग रहा है इस सवाल का, जो भी अभी हमने किया है, ये तो उसके सामने ऐसे चुना मुन्ना बच्चा लग रहा है। JD absorbs overheads by a machine hour rate, currently 20 रुपए पर आवर, of which 7 is of variable and 13 is of fixed, 13 को इग्नोर, 7 को। In this contract, if this contract is undertaken, it is estimated that fixed cost will increase for a duration of contract by now, ये 13 जो एग्जिस्टिंग वाले थे इनको तो इग्नोर करना है, लेकिन ये क्या है, इंक्रीमेंटल, देयरफॉर रेलेवेंट। फिर स्पेयर मशीन कैपेसिटी इज अवेलेबल एंड ईच कंपोनेंट वुड रिक्वायर 4 मशीन आवर, कहता है मशीन के पास स्पेयर कैपेसिटी, कोई नई मशीन नहीं लानी पड़ेगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो है भी वो उन्होंने बता दी है, तो फिर हर मशीन, हर यूनिट पर 4 मशीन आवर्स लगने हैं, तो टोटल 1600 मशीन आवर्स लगने हैं, और हर मशीन आवर का 7 रुपीज के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स आपने चार्ज कर देना, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा क्या होते हैं, रेलेवेंट, इररेलेवेंट। सेल प्राइस 145 पर कंपोनेंट सजेस्ट की गई है लार्ज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो भाई ये सवाल तो इंशाल्लाह 10 मिनट भी ज्यादा है, ऐसे ही है, हो जाएगा ना। चलो यार, बंदा मारकर ही नहीं निकाल देता है यार, यार क्या करते हो यार जी, क्यों, कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है, जने बनो ना हुण कहो, और वकील साहब अब मैंने तुम्हें निकाल देना है, वो कह रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, बेटा सवाल ये करके छुट्टी होनी है, इसलिए जिसको तकलीफ है मैंने कोई नहीं मना किया, जा सकते हैं, और आमिर जो जाए आपने नाम नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं भी कमा 12, फिर कितों आ गए 25 जी बेटा, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, नाम इसका बस ठीक, JD Vance। हाँ जी, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट
फॉर सप्लाई ऑफ 400 पार्ट्स, यही है ना जी, कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो भी है। अब सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में वो फॉर्मेट लाना है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये इतना आसान है, फॉर्मेट क्यों बनाया? बेटा अभी इससे 2-3 दिन बाद ये चैप्टर ख़त्म होना है, तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स वाला चैप्टर शुरू होना है। उस एक चैप्टर में 4 तरह के डिसीजंस हैं। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन है, शट डाउन तो एंड पे आना है, मैंने दिखाया था ना, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग है, मेक और बाय है। तो फिर ये फॉर्मेट दिमाग में होते हैं तो आसानी हो जाती है, फिर मिक्स नहीं होती चीज़ें और मैक्सिमम मार्क्स निकल आते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो आपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एवेल्युएट करना है, तो आपको बताया था कि आपने रेलेवेंट इनकम्स लेनी है और रेलेवेंट एक्सपेंसेस लेने हैं। तो रेलेवेंट इनकम्स में तो मुझे सिर्फ एक ही इनकम नज़र आ रही है और वो क्या है? टोटल सेल्स रेवेन्यू। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू जो इस कॉन्ट्रैक्ट से आएगा वो कितना है जी? एक यूनिट कितने का? 145। और टोटल 400 यूनिट्स जो हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आने हैं जी। 1000 में या टोटल 58,000 ही है? चलो फिर रुपीस में ही करते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट का सवाल है, बस नियत से करो। एक आधी लाइन एहतियातन छोड़ दिया करो, कोई और रेवेन्यू ना आ जाए। वैसे अगर कोई कॉस्ट सेविंग आ भी जाती है तो दूसरा ऑप्शन उसका ये भी है कि एक्सपेंसेस में ऑपोजिट साइन लिख दिया करो, चल जाता है। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल हम पढ़ चुके। अब ये तो सवाल आए, हम कहते हैं मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, वो बने हुए हैं आपको आजकल जकूटे जिन हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए। तो आ जाएं जी। सबसे पहले रॉ मटेरियल M1, फिर P2 और फिर पार्ट 678, इनकी रेलेवेंट कॉस्ट पहले ही बात कर चुके, अब देर नहीं लगानी। 3 kgs इंटू, ठहर जाओ, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या नाम है जी? M1। इधर देखो जी, हमें एक यूनिट के ऊपर कितने M1 चाहिए? चुप कर जाना यार प्लीज, मैं इधर मुड़ता हूँ, हाँ बात करने लगते जी। कितने? 3 पार्ट्स चाहिए। अच्छा, कोई लॉस आता तो यहीं पे डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस या इंटू 100 प्लस लॉस। अब तो पक्का हो गया ना, ये आते रहना है आगे, ठीक है। 3 यूनिट्स M1 के चाहिए और हर यूनिट M1 का हमें मिलता है 5.5 का। ये एक M1 की कॉस्ट, ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई M1 की, यानी एक यूनिट पर M1 की इतनी कॉस्ट लगेगी। एक यूनिट पार्टिकल जो स्पेशल कंपोनेंट बनाना है, पार्टिकल कंपोनेंट जो बनाना है एक, उस पर मटेरियल M1 की टोटल ये कॉस्ट लगेगी, ठीक है। हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं जी बताइए? 600। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल P2। अब हर एक हमारे इस स्पेशल कंपोनेंट पे 2 P2 लगने हैं और P2 के मामले में क्या कह रहा है? अच्छा, 2 लगने हैं तो टोटल कितने लगने हैं? अब इधर देखो, 2 लगने हैं, यहाँ पे कॉस्ट आ गई। अब मुझे 400 यूनिट्स के लिए टोटल 800 P2 चाहिए। तो तरतीब ज़रा वो चल रही थी, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी लिखो। मैंने आगे कई दफ़ा बोला आपको, वर्किंग में कोई पाबंदी नहीं है, आप फॉर्मेट में सिर्फ पाबंद किया आपको, ठीक है ना। जैसे मर्जी लिखो, पहले यूनिट लिख लो, फिर रुपीज़ लिख लो, जो मर्जी किया करो, अब फिगर सही निकाला करो। आज़ादी है आपको, इसमें खुद को पाबंद नहीं करना, आज़ादी से जो जिस तरफ दिमाग लेके जाए वर्किंग को लेते जाओ, चलाते जाओ, कोई मसला नहीं। बस मेन रिक्वायरमेंट को फॉर्मेट में कैद किया है। वर्किंग को मैं इसलिए कैद, कोशिश होती है कुछ पक्की वर्किंग एक तरह से हो, वर्किंग को इसलिए कैद नहीं करता खाम खा, फिर आप लोग जो है वो उस वक्त भी बैठे सोच रहे, वर्किंग जिस तरफ जाती है जाने दो, चलते जाओ, कोई पेट फॉर्मेट वर्किंग का नहीं रखना, खुला डुला खेला करो, ठीक है। ये देखो जी, 1200 केजीज पड़े हैं हमारे पास और 800 केजीज हमें चाहिए। वो कहता है ये रेगुलर यूज में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हम यूज कर लेंगे। ये समझ आती है बात? अब अगर इनको हम अब बेचें तो इनकी स्क्रैप वैल्यू 1.5 है, लेकिन अगर हम इनको P4 की जगह इस्तेमाल कर लें तो ये हमें 3.6 माइनस 1.62 रुपीज़ पर केजी की सेविंग देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा ₹2। अब
ये ₹2 की क्या तफसील है, तो हमने कहा जी छोटी सी वर्किंग कर देते हैं, आपको देख ले, ठीक है, सही है। वर्किंग 1, अच्छा जी, अब यहाँ छोटी सी वर्किंग मैं शो कर देता हूँ, बस कोई अंग्रेजियाँ लिखनी, वो फटाफट लिखते चले जाओ ऐसे। क्या, ये देखो जी, स्क्रैप वैल्यू, डायरेक्ट स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी 1.5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुपीज पर केजी है, यूनिट है, क्या है, पर केजी, ठीक है, रुपीज पर केजी, 1.5 रुपी पर केजी। और सेविंग बाय अल्टरनेट यूज, तो 3.6 माइनस 1.6 कितना आ गया, दोबारा लिख लें जी। अब दोनों में से हायर क्या है, तो फायदा पहले यहां से उठाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या कहा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी इन दोनों में से हायर। ये हम ₹2 का फायदा उठा सकते हैं इस मटेरियल से, लेकिन हम ये वाला फायदा उठाने की बजाय अगर इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो ये ₹2 की हमें क्या पड़ जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। बोले, ये तेजी से तो नहीं हो रहा सवाल, ज्यादा इसमें बनता वैसे है थोड़ा तेज होना। नेक्स्ट, तीसरा, वेरी वेरी सिंपल, एक पार्ट चाहिए और एक पार्ट आता है सिंपल, लिखा हुआ है ₹50 का बस, और 400 यूनिट्स पर 400 पार्ट्स लग जाने। तो रॉ मटीरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल, पार्ट केड़ा 670 78, अच्छा, ये देखें जी, एक पार्ट चाहिए और हर पार्ट हमें मिलेगा ₹50 का, और 400 यूनिट्स के लिए हमें टोटल 400 पार्ट्स चाहिए होंगे, 20,000। बड़ा महंगा आया उस्ताद जी पार्ट, ठीक है। कोई मसला यहां तक, लेबर का पॉइंट, मटेरियल का पॉइंट ओवर है, कोई मसला है तो पूछ लो। चलें आगे। नेक्स्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, 5 घंटे चाहिए हमें, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर जी 5 आवर्स चाहिए हमें, और यहां पे मैंने ले लिया ₹4। अजीब, मैंने कहा जी अजीब कोई नहीं है, टेंशन ना लें, आपको समझा देते हैं, एक लाइन लिखकर वर्किंग 2 या नोट 2 डाल दें, ठीक है। उसके बाद कितने यूनिट्स बना रहे हैं हम, 400, एक यूनिट पर 5 घंटे लगने हैं। ऐसे लिख रहा हूं मैं, इससे मसला तो नहीं हो रहा, वैसे भी लिख सकते हैं आप, क्या, ₹5 या क्या, ₹4 इंटू 5 इंटू 400 यूनिट्स, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए, बस खुले डुले चले वर्किंग में। बोलें जी 8,000। अब साथ ही हमने यहाँ पे वर्किंग 2 या नोट 2 डाला, जिसमें हमने कहा कि स्किल्ड लेबर इज इन आइडल, therefore its hiring cost is irrelevant। तो दूसरी जो रेलेवेंट है वो ले ली है ना, बस नजर आ रही है रिप्लेसमेंट वाली, तो ऐसे लिख देना पर्चे में, 5 को क्यों छोड़ा, 4 को क्यों लिया, ठीक है। जबकि जो दूसरी लेबर है सेमी स्किल्ड वाली, वो तो अवेलेबल है, उसको जाके ₹3 के हिसाब से बाजार से ले लो। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, तो एक पर 5 घंटे चाहिए और बाजार से ₹3 का। अब क्यों बताना, बस ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग। दिलावर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा आज क्या, नहीं मुझे नहीं लग रहा, जा तो नहीं रहा है, आना जानिया देखो सर, 6,000। नेक्स्ट,
लास्ट इज ओवरहेड्स, सर के ऊपर, ओवरहेड्स ऊपर सर, सर्ज। जेडी एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स आर मशीन और रेट, 20 में से 7 रेलेवेंट, 13। अब अच्छा सवाल होता अगर वो 20 देता, 20 देकर वो फिक्स्ड एफओएच देता, कोई नॉर्मल कैपेसिटी देता, फिक्स्ड एफओएच का ओएआर हम निकाल के टोटल में से माइनस करके 7 रुपए हम निकालते। असल सवाल मजे का ये, ऐसे होंगे सवाल आगे। असल सवाल तो ये होता, लेकिन उसने सीधा ही बता दिया 20 में से 7 वेरिएबल, 13 फिक्स। हमने कहा जी 7 वेरिएबल को पकड़ लो, 13 फिक्स जो क्या है एग्जिस्टिंग है उसको इररेलेवेंट कह के इग्नोर कर देना। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एफओएच। अब कितने आवर्स लगते हैं जी टोटल मशीन के? 4 आवर्स, और हर एक के ऊपर 7 रुपए का खर्चा आता है और 400 यूनिट्स आ गए, 11,200। जबकि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एफओएच या फिक्स्ड एफओएच क्या है, ₹3200 था। अब ये आपने ले लिया और वो कितना 13 था, 13 वो क्यों छोड़ा? एब्जॉर्ब्ड वाले तो अब ये जो छोड़ा है इसको बता दो। तो यहाँ पे हमने एक नोट डाल देना है इसके साथ, नोट या वर्किंग। अब वर्किंग लिख रहे हैं, चलो नोट भी लिख सकते थे, चलो वर्किंग ही जान दो। वर्किंग 3, नोट 3, एब्जॉर्ब्ड एफओएच आर इररेलेवेंट सो इग्नोर्ड। चलो एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच आर इररेलेवेंट, ठीक है जी। अब ये सारी की सारी क्या बन गई जी? रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल कर लें या एक ही दफा माइनस माइनस कर देते? 12 56600, 58,000 में से इसको माइनस करें, आंसर इज 1600। अच्छा 1400, और ये 1400 रुपया सिर्फ बचना है इतना कम करके। ये क्या है जी? नेट रिजल्ट। चलो कुछ तो बच ही रहा है ना। अब नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रिक्वायरमेंट से पढ़ के अंग्रेजी लिख दें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय जेडी तो हमने लिख देना है, ठीक है। अब इस डिसीजन का ना एक नंबर होता है। अब मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि मसलन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी कोई कॉस्ट जो है वो, जैसे लेट से आपने यहाँ पे 4 की बजाय 5 लिख दिया, तो ये कितना बनेगा? मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 लिख लेते, जो 5 इसकी असल थी, ना पता होता, भूल जाते, ये कितनी कॉस्ट आती हैं? 10,000। ये 10,000 आती तो, और ये क्या हो जाता? नेगेटिव। तो आपने नीचे इसको देखकर क्या डिसीजन देना था? जेडी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब हालांकि ये सवाल का आंसर सही नहीं है, लेकिन आपने इसको देख के डिसीजन सही लिया तो वो एक नंबर आपको फिर भी मिलना है। इसको समझें, क्या बात नहीं है, इसको समझें, ठीक है। तो स्टेट, अब लिखें रिकमेंडेशन नीचे, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय जेडी। The contract should be accepted by JD. छब्बीस 27 तो आपसे होने नहीं है, और 28 29 आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। मैं देखूंगा। अल्लाह हाफिज।